मोहम्मद अट्टा, मरवान अल शेही, जियाद जरा और होनी होनजार यानी हाईजैक किए गए विमानों को अमेरिकी लक्ष्यों से टकराने के लिए प्रशिक्षित ये चारों लोग अमेरिका में मामूली लोगों की तरह रह रहे थे। ज्यादातर हाईजैकर्स अलग अलग रहते थे और अकेले ही इधर उधर जाते थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। वो गाड़ी किराए पर लेते थे, फिर वापस कर देते थे और दूसरी गाड़ी ले लेते थे। अट्टा और शेही जॉर्जिया और वर्जीनिया की यात्रा करने के बाद फ्लोरिडा लौट गए। होनजोर पैटरसन न्यू जर्सी में मसल हाईजैकर नवाफ अल हाजमी के साथ रहने लगा। ये हर महीने अपार्टमेंट बदल लेते थे। ये शहर के बाहरी हिस्से में मामूली इलाकों में फर्निश्ड रूम्स किराए पर लिया करते थे। इनमें से एक जियाद जरा अलकायदा के पैसों पर नहीं बल्कि बेरूत से अपने माता पिता द्वारा हर महीने भेजी गई $2000 की रकम पर रहता था। वो एक पुरानी 1990 मॉडल की लाल मित्सुबिशी कार चलाता था और वो कम से कम 5 बार अपनी तुर्की पत्नी आयसल से मिलने के लिए विमान से यूरोप गया था। जरा और समूह के नेता मोहम्मद अट्टा के बीच लगातार विवाद चलता रहता था। मजे से जिंदगी बिताने वाले जरा को अट्टा के कठोर निर्देशन में दिक्कत होती थी। अट्टा को शक होने लगा था कि जरा इस मिशन से पीछे हट सकता था। अन्य आतंकवादियों के मुकाबले उसके पीछे हटने की ओर शायद भेद खोल देने की आशंका सबसे ज्यादा थी। लास वेगस, नवाडा, गर्मी का मौसम सन 2001। अट्टा, शेही और जरा अमेरिका के जुए के सबसे बड़े केंद्र में पहुंचे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक अट्टा ने नकद भुगतान किया और वो इकोनो लॉज में ठहरे जो स्ट्रिप के एक सुनसान इलाके में स्थित है। किसी ने भी इन लोगों को जुआ खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन अट्टा और जरा ने स्थानीय इंटरनेट कैफे में वेब पर काफी समय बिताया। कई महीने तक ये लोग समूचे अमेरिका में आराम से घूमते रहे। ये होटल के रजिस्टर, ड्राइवर लाइसेंस और विमान के टिकट में अपने असली नाम का इस्तेमाल करते थे। वो आतंकवादी हमारे बीच मौजूद थे। हमला करने से 1 साल पहले से वो हमारे बीच रह रहे थे और वो बिल्कुल आम लोगों जैसे थे। ऐसा नहीं था कि उनके 2 सिर थे या सींग उगे हुए थे जिससे कि कोई भी व्यक्ति उन्हें देखते ही पहचान ले कि ये हमारी हत्या के लिए आए थे। सन 2001 में गर्मी के मौसम तक अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियां आतंकवादी संगठनों की लगातार बढ़ रही बातचीत पर नजर रखने लगी थीं। मसलन इन्हें पता चल गया था कि खालिद शेख मोहम्मद आतंकवादियों को अमेरिका भेजने में दिलचस्पी रखता था। CIA को तकरीबन 5 साल से KSM की तलाश थी, लेकिन उसे KSM का ठिकाना मालूम नहीं था। खुफिया एजेंसियों ने कम से कम ऐसे 33 संदेश पकड़े जिनसे जल्दी ही आतंकवादी हमले की आशंका झलकती थी। एक संदेश में कहा गया था कि कुछ ही हफ्तों में अविश्वसनीय समाचार मिलने वाला है। दूसरे में कहा गया था बहुत बड़ी घटना होने वाली है जिससे बहुत हंगामा मचेगा। FAA ने अमेरिका के कुछ सबसे बड़े एयरपोर्ट्स को सतर्क कर दिया, जिनमें न्यू जर्सी का न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन का डैलस और बॉस्टन का लोगन एयरपोर्ट शामिल थे। इनमें ओसामा बिन लादेन के बढ़ते हुए खतरे और हाईजैकिंग की आशंका का उल्लेख था। गर्मी खत्म होने से पहले FAA को ओसामा बिन लादेन या अलकायदा के बारे में 52 चेतावनियां मिली। इनमें से 5 में हाईजैकिंग का जिक्र था। 2 चेतावनियां आत्मघाती हमलों के बारे में थीं। आतंकवादियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान बढ़ता जा रहा था और FAA के अपने खुफिया सुरक्षा विशेषज्ञों यानी रेड टीम को पता चला कि हवाई अड्डे की सुरक्षा संभावित हाईजैकर्स को रोकने में नाकाम थी। उन्होंने पाया कि वो हथियारों के साथ बड़ी आसानी से हवाई अड्डे की तलाशी वाली जगह से आगे जा सकते थे। हमारे द्वारा आजमाए गए हर सुरक्षा क्षेत्र में काफी बड़ी खामियां मौजूद थीं। इनमें से कोई भी FAA के घोषित तरीकों से काम नहीं करता था। 90% मौकों पर हम बहुत मामूली दिक्कत के साथ सुरक्षा घेरे के पार निकल गए। रेड टीम के सदस्यों के मुताबिक FAA ने समस्या से निपटने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि FAA के अधिकारियों ने इसके बजाय उनकी जांच को ही दबा दिया और इस टीम को खराब प्रदर्शन वाले हवाई अड्डों की दोबारा जांच से भी रोक दिया। जुलाई की शुरुआत तक सभी 15 मसल हाईजैकर्स अमेरिका पहुंच चुके थे।
रिंग लीडर मोहम्मद अट्टा ने इनमें से ज्यादातर लोगों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। ये सभी 30 साल से कम उम्र के युवक थे, लेकिन ये बहुत लंबे चौड़े लोग नहीं थे। पर शरीर की इस कमी की भरपाई अलकायदा के प्रति इनकी अंधभक्ति से हो जाती थी। ये उसामा बिन लादेन के उस आश्वासन पर यकीन करते थे जिसमें वो इनकी शहादत के बदले जन्नत में इनाम मिलने की बात करता था। अरब देशों के सीधे साधे लोग ओसामा की बात सुन रहे थे और किसी न किसी तरीके से उससे सहानुभूति रखते थे। इसलिए वो इन युवाओं को शहीद होने के लिए अल कायदा में भर्ती करके मरने के लिए भेजने में कामयाब रहा। चारों पायलट्स ने किराए पर लिए गए विमान और कमर्शियल एयरलाइनर्स में यात्री के रूप में अपने हवाई रास्ते का जायजा लिया। ये लोग उसी तरह के विमान के फर्स्ट क्लास में सफर करते थे जिसका ये अपहरण करना चाहते थे। जरा और होंजोर ने छोटे विमान किराए पर लेकर हडसन कॉरिडोर में उड़ान भरी। ये रास्ता इन्हें काफी कम ऊंचाई पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स के पास से ले जाता था। कोस्टा डोराडा, स्पेन, जुलाई सन 2001। मोहम्मद अट्टा इस तटीय कस्बे में पहुंचा जहां उसने रामजी बिन अल शीब से मुलाकात की। बिन अल शीब को अमरीकी वीजा नहीं मिला था और अब वो इन हाईजैकर्स के लिए ओसामा के संदेशवाहक के रूप में काम कर रहा था। इस मुलाकात में उसने अट्टा से कहा कि ओसामा बिन लादेन तुरंत ये हमले करवाना चाहता है। बिन अल शीब के मुताबिक अट्टा ने उस समय इस बात पर शंका जताई कि व्हाइट हाउस पर उतनी आसानी से हमला संभव नहीं था जितनी आसानी से कैपिटल पर किया जा सकता था, जो काफी बड़ी इमारत थी। अट्टा ने कहा कि उसे इस काम को अंजाम देने के लिए और 5 से 6 हफ्ते की जरूरत है। वो चिंतित था कि उसे मसल हाईजैकर्स को प्रशिक्षित करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला था। अट्टा को चारों टीमों को अलग अलग मार्ग पर एक साथ भेजने का भी इंतजाम करना था ताकि एक साथ बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। लेकिन बिन अल शीब ने अट्टा को साफ साफ बता दिया कि ओसामा बिन लादेन को डर है कि अमेरिका को इस साजिश का पता चल जाएगा। वो जल्दी से जल्दी इसे पूरा कर देना चाहता था। फीनिक्स, एरिज़ोना, 10 जुलाई सन 2001। FBI के स्थानीय दफ्तर में फील्ड एजेंट केन विलियम्स ने वॉशिंगटन में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक मेमो भेजा। उन्होंने कट्टरपंथी इस्लाम से संबंध रखने वाले कई मध्य पूर्वी मूल के लोगों को एरिज़ोना के फ्लाइट स्कूल में दाखिला लेते हुए देखा था। उनकी नजर में इन लोगों की जांच की जा सकती थी क्योंकि ये भविष्य में आतंकवादी गतिविधियां करने में सक्षम थे। ये मेमो वॉशिंगटन के FBI मुख्यालय और न्यूयॉर्क स्थित ब्यूरो की आतंकवाद विरोधी इकाई में पहुंचा। ये रिपोर्ट 11 सितंबर तक ब्यूरो के उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई और FBI के निचले दर्जे के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या हम तमाम आतंकवाद विरोधी जांच को रोककर फिनिक्स में विमान उड़ाना सीख रहे हजारों छात्रों से पूछताछ शुरू कर देते? नहीं, ऐसा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन और लोग नहीं थे। मोहम्मद अट्टा ने बॉस्टन और न्यूयॉर्क से रवाना होने वाली लंबी दूरी की कमर्शियल उड़ानों में खास सीटों वाले टिकट बुक किए। अब टीम लीडर्स अपने अपने दल को जेट लाइनर पर कब्जा करने के लिए हर कदम की बारीकी से जानकारी दे रहे थे। अट्टा मामूली हथियारों को चोरी छिपे विमान के भीतर ले जाने की योजना बना रहा था जिसमें मुड़ सकने वाले छोटे चाकू शामिल थे। ये हाईजैकर्स पहले से तय किए गए तरीके से ही बैठने वाले थे। मसल हाईजैकर्स यहां फर्स्ट क्लास में कैबिन के अगले हिस्से में बैठने वाले थे। पायलट हाईजैकर इससे कुछ कतार पीछे बैठने वाला था और टीम का अंतिम सदस्य उसके पीछे बैठने वाला था। उड़ान की तमाम गतिविधियों का अध्ययन करके इन्होंने अपनी योजना की बारीकियां तय की। फ्लाइट अटेंडेंट्स कब कॉफी देना शुरू करते हैं, कब सीट बेल्ट साइन बंद हो जाता है, कॉकपिट के दरवाजे लॉक रहते हैं या नहीं। योजना ये थी कि सामने बैठे लोग कॉकपिट में घुसकर फ्लाइट क्रू को मार डालेंगे ताकि पायलट हाईजैकर नियंत्रण संभाल ले। इसके बाद ये कम से कम एक यात्री या कर्मचारी का गला काटकर उसे सबके सामने तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देने वाले थे। इससे उन्हें उम्मीद थी कि कोई भी मुसाफिर विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा।
क्रॉफर्ड, टेक्सास, 6 अगस्त सन 2001। राष्ट्रपति बुश इस रैंच पर छुट्टी मना रहे थे जहां CIA उन्हें रोजाना की जानकारी दे रही थी। इसका शीर्षक था उसामा बिन लादेन अमेरिका पर हमले के लिए दृढ़ संकल्प। 2 पेज की इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि FBI से मिली जानकारी समूचे अमेरिका में रहस्यमय गतिविधियों की ओर इशारा करती है जो हाईजैकिंग या अन्य किस्म के हमलों की तैयारी लग रही है। व्हाइट हाउस को लगा कि इस रिपोर्ट में किसी नए खतरे की जानकारी देने वाली बात नहीं थी। अब मोहम्मद अट्टा ने हमले के लिए तारीख तय करना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन में अधिक से अधिक हंगामा मचाने के उद्देश्य से अट्टा चाहता था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद कांग्रेस के दोबारा शुरू होने पर ही हमले किए जाएं। 29 अगस्त सन 2001 रामजी बिन अल शीब ने बाद में एक रिपोर्टर को बताया कि उस दिन हैम्बर्ग में अपने घर में सोते समय सुबह सुबह उसके लिए एक फोन आया। मोहम्मद अट्टा ने फोन पर उसे एक गुप्त संदेश दिया, 2 छड़ियां, एक डैश और नीचे एक छड़ी लगा हुआ केक। 2 छड़ियों का मतलब था 11, डैश का मतलब डैश और नीचे छड़ी लगे हुए केक का मतलब था 9। यानी हमले की तारीख तय हो गई थी, 9/11 यानी 11 सितंबर। बिन अल शीब ने बाद में दावा किया कि उसने खुद ओसामा बिन लादेन को यह संदेश पहुंचाया था। ओसामा बिन लादेन की टीम्स अब अमेरिका पर हमले के लिए बिल्कुल सही जगह पर इंतजार कर रही थी। सितंबर सन 2001 हाईजैकर्स की चारों टीम्स ने अंतिम तैयारी की। वो स्थानीय जिम जाते थे और इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए स्थानीय पुस्तकालयों का इस्तेमाल करते थे। एक मौके पर ATM के निगरानी कैमरे ने पायलट हॉनी हॉन्जोर और मसल हाईजैकर माजिद मुकेद की रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान ये तस्वीर ली। ये लोग उस साजिश को अंजाम देने से पहले अंतिम तैयारी कर रहे थे जिसके जरिए ये हजारों लोगों को मारने और विश्वव्यापी संघर्ष शुरू होने की उम्मीद कर रहे थे। हमेशा की तरह ओसामा बिन लादेन अपने इरादों की घोषणा करता हुआ लग रहा था। अरबी भाषा के इस अखबार अल कुद्स अल अरबी के लंदन स्थित मुख्यालय में संपादकों को अमेरिका पर बेजोड़ हमले की कई चेतावनियां मिली। इस अखबार ने गर्मी के मौसम के अंत में हमले के लिए आगाह करने वाली इन धमकियों के बारे में कोई खबर नहीं छापी। गुप्तचर विभाग के अधिकारी दिन रात आतंकवादियों के संदेशों को समझने की कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन अब ये संदेश बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। CIA के एजेंट्स इस खतरे का पता लगाने के लिए बेताब थे। काउंटर टेररिज्म सेंटर के मेरे सबसे नजदीकी सहयोगी बहुत परेशान थे। वो जानते थे कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है। आतंकवादी अमेरिका में घुसकर नागरिकों को मारने वाले थे और हम उनकी इस साजिश को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के कुछ लोगों के पास बेहतर जानकारी उपलब्ध थी। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, 6 सितंबर। न्यू यूट्रिक हाई स्कूल में एक नया छात्र आरंभिक अंग्रेजी के पाठ पढ़ रहा था। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान से आया यह लड़का क्लासरूम की खिड़की से नजर आ रही मैनहट्टन की इमारतों में खोया हुआ था। जब टीचर ने उससे पूछा कि वो क्या देख रहा है, तब लड़के ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर इशारा करके कहा कि आप ये दोनों इमारतें देख रहे हैं, अगले हफ्ते ये दोनों खत्म हो जाएंगी। टीचर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में FBI ने पुष्टि की कि सचमुच ऐसी बातचीत हुई थी, लेकिन एजेंट ये नहीं जान पाए कि उस लड़के को इन हमलों के बारे में पहले से भला कैसे पता था। 9 सितंबर। अट्टा के लिए लगातार चिंता का विषय रहा जियाद जरा शायद अपने इरादे से डिगने लगा था। उसने अपने परिवार को फोन करके कहा कि वो 22 सितंबर को लेबनान में अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होगा। उसने ये भी कहा कि उसने उस मौके के लिए एक नया सूट खरीदा है। 12:05 पर 90 मील की रफ्तार से गाड़ी चला रहे जरा को पुलिस ने यहां पाइक्सविल, मैरीलैंड में रोका।
ये 65 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाला इलाका है। जरा ने बड़ी विनम्रता से पुलिस वाले के सवालों का जवाब दिया। क्या आप अब भी स्प्रिंगफील्ड क्विक सिल्वर ड्राइव में रहते हैं? बताइए, क्या आप क्विक सिल्वर ड्राइव में रहते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जरा ने $270 के जुर्माने के टिकट पर हस्ताक्षर किए और वहां से रवाना हो गया।